Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. And topic census and sample survey. So let's start the topic census survey and sample survey. There are two types of survey, which are census survey and second is sample survey. In our previous class, we have discussed about the primary data and secondary data, and after that modes of data collection. तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, और वो सर्वे सेंसस सर्वे भी हो सकता है और सैंपल सर्वे भी हो सकता है। बिना सर्वे कंडक्ट किए हमें डेटा प्राप्त नहीं होंगे, और अगर डेटा प्राप्त हो भी जाएंगे तो वो किसी मैगजीन पे होंगे या फिर किसी न्यूज़पेपर में होंगे, वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए हुए होंगे। तो अगर हमें अपने पर्पज़ के हिसाब से सर्वे कंडक्ट करना है, इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो हम सेंसस सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं और सैंपल सर्वे कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेंसस सर्वे क्या होता है और सैंपल सर्वे क्या होता है। फर्स्ट, सेंसस सर्वे, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज इन स्टैटिस्टिक्स इज द टोटल आइटम्स अंडर स्टडी। जब हम सेंसस सर्वे कंडक्ट करते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे और हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करेंगे। जिन व्यक्तियों का हमें सर्वे करना है वो हमारी स्टैटिस्टिक्स की टर्म में पॉपुलेशन होती है। मान लीजिए आपको एक ज़िले की इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वे करना है, तो वो पूरा ज़िला आपके लिए पॉपुलेशन मानी जाएगी। अगर आपको पूरे स्टेट का सर्वे करना है तो पूरा स्टेट आपके लिए पॉपुलेशन मानी जाएगी। अब आपको एक एक परिवार का सर्वे करना है तो हर एक परिवार एक यूनिट होगी। तो जब आप प्रत्येक यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपने एक गांव से सर्वे शुरू किया, तो पहले आपने मकान नंबर 1 का सर्वे कर दिया, फिर आपने मकान नंबर 2 से डेटा कलेक्ट कर दिया, फिर आपने मकान नंबर 3 से डेटा कलेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से आप हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका सेंसस सर्वे होता है। अब आप एक एक मकान से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स की टर्म में यूनिट होती है। और आपको जिस बड़े एरिया का सर्वे करना है, चाहे वो पूरा गांव हो, चाहे पूरा ज़िला हो, या पूरा राज्य हो, या पूरा देश हो, तो वो पूरा देश, राज्य, गांव या ज़िला आपके लिए पॉपुलेशन होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वे कंडक्ट करते वक्त पॉपुलेशन क्या होती है और यूनिट क्या होती है। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम few units of population and result is applied to whole group. Sample is a section of population from which information is to be obtained. तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें से उस पॉपुलेशन की सभी यूनिट से डेटा कलेक्ट नहीं करके हम कुछ यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं। फ्यू यूनिट्स मतलब कुछ एक यूनिट्स से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब कि जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि आपको पूरे ज़िले का सर्वे करना है, तो पहले आप एक गांव से शुरुआत करेंगे, उस गांव के मकान नंबर 1 से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर मकान नंबर 2 से डेटा कलेक्ट करेंगे, मकान नंबर 3 से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो आपका सेंसस सर्वे होगा। लेकिन आप क्या करोगे, पूरे गाँव में से सभी व्यक्तियों से डेटा कलेक्ट करने के बजाय कुछ एक व्यक्तियों से ही डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे कि आपने मकान नंबर 1 से डेटा कलेक्ट कर दिए, फिर मकान नंबर 11 से डेटा कलेक्ट कर दिए, फिर आपने मकान नंबर 19 से डेटा कलेक्ट कर दिए, फिर आपने मकान नंबर 35 से डेटा कलेक्ट कर दिए। तो आप उस गांव के कुछ सिलेक्टेड घरों में जाकर के ही डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो आपका सैंपल सर्वे होगा। और उस सैंपल सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा। भले ही आपने कुछ एक फैमिली का डेटा कलेक्ट किया है, फिर भी वो जो आपका सर्वे का जो रिजल्ट निकलेगा, उस सर्वे के रिजल्ट को आप पूरे ग्रुप में अप्लाई करोगे, मतलब पूरे गांव के लिए अप्लाई करोगे या फिर पूरे ज़िले के लिए अप्लाई करोगे। जो भी आपकी पॉपुलेशन होगी उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आप सर्वे का डेटा
अप्लाई करोगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा कि आपकी पूरी क्लास में से कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, आप सभी बच्चों की स्थिति जानना चाहते हैं, तो टीचर, जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, वो हर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा और हर बच्चे से क्वेश्चन पूछ करके वो पता लगाएगा कि कितने बच्चे स्लो लर्नर है और कितने बच्चे ब्राइट लर्नर है और कितने बच्चे एवरेज है। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर या फिर और कोई ऑफिसर आपकी क्लास का ऑब्जर्वेशन करता है तो हर एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि पहली रो में से एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर सेकेंड रो में से किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, इसी टाइप से लास्ट रो में से किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया। और हम देखेंगे कि पूरी क्लास में से 4-5 बच्चों को क्वेश्चन पूछने से प्रिंसिपल सर या फिर और ऑफिसर को ये पता चल जाएगा कि क्लास की स्थिति क्या है। और उन 4 बच्चों से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब जो अथॉरिटीज होगी, जो ऑफिसर्स होंगे, वो निष्कर्ष निकालेंगे कि इन 4 बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो इसका मतलब कि ये पूरी क्लास इंटेलिजेंट है। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, इसमें टीचर के द्वारा जो जांच की जा रही है वो सेंसस सर्वे हैं, और जो ऑफिसर के द्वारा जो जांच की जा रही है वो सैंपल सर्वे हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेंसस सर्वे एंड सैंपल सर्वे। इन सेंसस सर्वे एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीड, एवरी यूनिट, अगर हम सेंसस सर्वे कर रहे हैं तो सभी यूनिट की स्टडी करेंगे। इन सैंपल सर्वे फ्यू यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीज, तो सैंपल सर्वे में कुछ एक यूनिट का ही हम सर्वे करेंगे, कुछ एक यूनिट की स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया गया है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन ओरिजिनल डेटा देयरफॉर मोर रिलायबल। सेंसस सर्वे जो होता है वो ओरिजिनल डेटा के ऊपर बेस होता है, इस वजह से ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा विश्वसनीय होता है। बेस्ड ऑन पार्शियल इंफॉर्मेशन, सैंपल सर्वे जो होता है वो पार्शियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है, सो देयरफॉर लेस रिलायबल, इसलिए उसके ऊपर कम भरोसा किया जा सकता है सैंपल सर्वे के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक गांव का सर्वे करना है और हर मकान से हमने डेटा ले लिए, हर परिवार से हमने डेटा ले लिए, तो फिर वो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। और अगर हम कुछ सिलेक्टेड परिवारों की ही स्टडी करेंगे और फिर उसका रिजल्ट हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि हमने पार्शियल सर्वे किया है, सभी परिवारों का सर्वे नहीं करके हम कुछ एक गिने चुने परिवारों का ही सर्वे किया हमने, इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव मेथड। सेंसस सर्वे मेथड जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और सैंपल सर्वे मेथड जो होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सेंसस सर्वे में आप पॉपुलेशन की हर यूनिट का सर्वे कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए एक गांव में 500 परिवार है, तो आपको 500 परिवार, हर परिवार के पास जाना होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा दिन लगेंगे और आने जाने का खर्च, और अगर मान लो आप वहाँ रुकते हैं तो वहाँ रहने का खर्च और जो स्टेशनरी यूज हो जाती है उसका खर्च, तो कुल मिलाकर आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सैंपल सर्वे में 500 परिवारों में से मान लो कि आपको सिर्फ 50 परिवारों का ही सर्वे करना है, तो फिर आपका खर्चा कम आएगा, क्योंकि आपका जो सर्वे है वो बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाएगा। और अगर आप मान लो किसी दूसरी जगह से आप आना जाना कर रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको खर्चा कम लगेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ नॉट होमोजीनियस नेचर। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, मतलब होमोजीनियस का मतलब एक जैसी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो सभी यूनिट होती है अगर वो एक जैसी होती है तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और पॉपुलेशन की सभी यूनिट एक जैसी नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे हिट्रोजीनियस। जैसे कि मान लो आप एक गांव के 500 मकानों का सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें सभी फैमिली की इनकम, अगर मान लो आप इनकम रिलेटेड सर्वे कर रहे हैं,
तो सभी फैमिलीज़ की इनकम एक जैसी अगर है कि सभी फैमिली की मान लीजिए एनुअल इनकम 50,000 है, तो किसी की 50,000, किसी की 45,000, किसी की 55,000, तो इसी रेंज में होगी, तो वो उसको हम होमोजीनियस यूनिट्स बोलेंगे। और हीट्रोजीनियस यूनिट्स तब होगी कि जब उसमें से कुछ एक फैमिली की एनुअल इनकम 10 लाख है, कुछ एक फैमिली की एनुअल इनकम 20 लाख है, जबकि कुछ एक फैमिली की एनुअल इनकम सिर्फ 10,000 या 20,000 है। तो वहाँ पे हम कहेंगे सभी यूनिट्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो हीट्रोजीनियस लेवल की पॉपुलेशन होगी। तो अगर होमोजीनियस लेवल की पॉपुलेशन है तो हमारे लिए जो सुटेबल सर्वे होगा वो होगा सैंपल सर्वे, और अगर हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हमारे लिए जो सुटेबल सर्वे होगा वो सेंसस सर्वे होगा। मतलब कहने का मतलब सभी यूनिट में डिफरेंसेज अगर ज़्यादा है तो हमें हर यूनिट का सर्वे करना पड़ेगा, और सभी यूनिट में अगर डिफरेंसेज नहीं है, कम डिफरेंसेज है, मतलब होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, तो फिर हम कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का ही सर्वे कर लेंगे, तो भी हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और उसमें रिलायबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप 500 परिवार का सर्वे कर रहे हो और 50 परिवार का सर्वे कर रहे हो तो दोनों एक जैसी बात हो जाएगी जब सभी की इनकम एक जैसी है। सो सैंपल सर्वे इज सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ होमोजेनियस नेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल। जब एरिया आपके लिए छोटा है, मान लो आपको सिर्फ एक ही गांव का सर्वे करना है, तो आपके लिए सेंसस सर्वे सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है तो आपको सैंपल सर्वे करना पड़ेगा। सैंपल सर्वे इज सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज। अब अगर आपका एरिया बहुत लार्ज है तब आपको सैंपल लेना ही सुटेबल होगा। मान लो आपको पूरे राज्य का सर्वे करना है तो फिर आपको हर राज्य के हर परिवार का, राज्य में जितने भी गांव हैं, ज़िले हैं, और उसके हर परिवार का सर्वे करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ सेलेक्टेड परिवारों का ही सर्वे करना पड़ेगा। तो उस समय आपको सैंपल लेना पड़ेगा क्योंकि आपका एरिया बहुत ही लार्ज है। और अगर मान लो आपका एरिया बहुत स्मॉल है, मान लो आपको 2-3 गांव का ही सर्वे करना है, तो फिर आप हर परिवार के पास जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई तरीका, चाहे टेलीफोनिक मेथड हो, चाहे मेलिंग क्वेश्चनर मेथड हो, उससे आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। So in this example you can understand the sample survey and census survey। मान लीजिए कि किसी जगह पे टोटल 10 सिटीजन है और 10 सिटीजन्स में से पहले सिटीजन की इनकम 200 है, दूसरे सिटीजन की इनकम मान लीजिए आप टोटल 10 सिटीजन का सर्वे कर रहे हैं और उन सभी 10 सिटीजन की इनकम यहाँ पे दी हुई है। सपोज 200, 210, 220, 250, 300, 310, 320, 340, 350 एंड 400। तो आप सभी लोगों की इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे। आपने पूरे 10 लोगों से डेटा कलेक्ट किया और 10 लोगों से इनकम पूछी कि आप लोग आपकी इनकम कितनी है, तो आपने 10 लोगों से रेस्पॉन्स प्राप्त कर लिया और ये इनकम यहाँ पे दे रखी है। फिर आपने उसका एवरेज निकाला तो एवरेज इनकम आपकी आ गई 290 रुपीज़। लेकिन जब आप सैंपल सर्वे करोगे तो सभी यूनिट का सर्वे आप नहीं करोगे, सभी यूनिट की आप स्टडी नहीं करोगे। मान लो आपने पहली यूनिट की स्टडी की और पहली यूनिट से पहले व्यक्ति से पूछा तो उसने इनकम बताई 200, वो आपने नोट कर लिया। फिर आपने फोर्थ पर्सन से आपने इनकम के बारे में पूछा, उसने बताई इनकम 250, तो उसको आपने नोट कर लिया। इस टाइप से आपने 10 में से 5 परिवारों का सर्वे किया है, तो 10 में से 5 परिवारों का सर्वे किया है, इसका मतलब कि वो सैंपल सर्वे हैं। और सैंपल सर्वे से जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका एवरेज इनकम आ गई 300। तो सैंपल सर्वे के हिसाब से आपकी एवरेज इनकम 30 है और सेंसस सर्वे के हिसाब से एवरेज इनकम 290 है। तो हम देखते हैं कि सेंसस सर्वे के आधार पर जो एवरेज इनकम निकली है उस प्लेस की, या फिर
उस पर्टिकुलर विलेज की वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। लेकिन सैंपल के माध्यम से हमने कुछ एक परिवारों को छोड़ दिया है, कुछ परिवारों को लिया है, तो उससे जो एवरेज निकली है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एवरेज इनकम जो एक्चुअल में जो आएगी वो सेंसस सर्वे से बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, और सैंपल्स के माध्यम से जो हमने एवरेज इनकम निकाली है वो उससे मिलती जुलती होगी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस होगा। अभी आपने सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे के बारे में पढ़ा। सेंसस सर्वे जो कंडक्ट करवाया जाता है और सैंपल सर्वे जो कंडक्ट करवाया जाता है, तो गवर्नमेंट की कई संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं सेंसस सर्वे कंडक्ट करवाती है और कुछ संस्था है सैंपल सर्वे कंडक्ट करवाती है। इसी टाइप से कोई एनजीओ या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी सर्वे कंडक्ट कर सकता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया जो सर्वे कंडक्ट करवाता है वो हमारा सेंसस सर्वे होता है। तो देखते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कंटिन्यूअस और कंप्लीट रिकॉर्ड सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। डेमोग्राफिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस टोटल पॉपुलेशन में लोगों की क्या क्या कैसी स्थिति है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, तो सभी एस्पेक्ट्स की कंप्लीट स्टडी सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी और कंटिन्यूअस स्टडी की जाएगी। ये सर्वे आपका सेंसस सर्वे है जिसमें हर यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब पूरे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें हर परिवार से सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए सेंसस सर्वे 10 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। 2011 में सेंसस सर्वे हुआ था और अब 2021 में हमारा अगला सेंसस सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। पहला सेंसस सर्वे अपने देश में 1881 में 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं भारत की जनगणना या फिर सेंसस ऑफ इंडिया का लोगो यहाँ पे दे रखा है, और सेंसस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है भारत सरकार की जो कि हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। सो सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स पॉपुलेशन, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में ये बताती है। पॉपुलेशन साइज मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, सेक्स रेशियो मतलब कि टोटल 1000 पुरुष जनसंख्या के साथ में महिलाओं की कितनी संख्या है, लिटरेसी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ है, माइग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट करने वाले लोग कितने हैं, कौन से लोग अर्बन एरिया की तरफ रूरल एरिया से माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया से विदेश की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या इसमें पता की जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है माइग्रेशन। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं और कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, इस बात की भी स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन करती है। अभी आपको बताया गया सेंसस ऑफ इंडिया सेंसस सर्वे के माध्यम से डेटा कलेक्ट करती है और एनएसएसओ जो होती है वो सैंपल सर्वे के माध्यम से डेटा कलेक्ट करती है। मतलब अपना सर्वे कंप्लीट करने के लिए हर यूनिट से वो डेटा कलेक्ट नहीं करती है, कुछ सिलेक्टेड यूनिट से डेटा कलेक्ट करती है। ये संस्था अगर मान लो आपको एग्रीकल्चर लेवल या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर स्कूल एनरोलमेंट इसके बारे में सर्वे करना है तो उस पर्टिकुलर एरिया में सभी यूनिट से वो डेटा कलेक्ट नहीं करेगा। वो एक गांव में जाएगा, उस गांव में से मान लो 5 परिवारों का सर्वे कर दिया, फिर दूसरे गांव में जाएंगे उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो, और वहाँ से 5-10
परिवारों का सर्वे करेंगे, इस टाइप से वो जो सर्वे से जो रिजल्ट निकलेगा पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होगा। इट कंडक्ट्स नेशनल सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर सर्वे कंडक्ट करता है। सो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो पब्लिश द क्वार्टरली मैगजीन, एक मैगजीन जो प्रकाशित की जाती है एनएसएसओ के द्वारा, वो है, उस मैगजीन का नाम है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण पत्रिका जो होती है वो एनएसएसओ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये एनएसएसओ का लोगो भी दे रखा है। एनएसएसओ के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एनएसएसओ प्रोवाइड्स पीरियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी का पीरियोडिक एस्टिमेट्स ये पता लगाया जाता है कि सेंसस सर्वे 10 साल में एक बार होता है, लेकिन बीच बीच में लिटरेसी की क्या कंडीशन है, लिटरेसी इंप्रूव हुई, कितनी इंप्रूव हुई, तो इसका बीच बीच में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करता है। स्कूल एनरोलमेंट, स्कूल में कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो रहा है, इस बात का भी सर्वे कंडक्ट किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशनल सर्विसेज किस टाइप से उपयोग में लाई जा रही है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हायर एजुकेशन कितने लोग गेन कर रहे हैं, तो इस टाइप का सर्वे एनएसएसओ के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज, ऐसे एंटरप्राइजेज जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, तो इसके बारे में भी एनएसएसओ के द्वारा सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। मोर्बिडिटी का मतलब होता है किसी बड़ी डिजीज से या इन्फेक्शियस डिजीज से कितने लोग ग्रस्त है, कितने लोगों को कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कैंसर है, टीबी है, तो इस टाइप की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या कितनी अपने देश में है, और किसी बड़ी बीमारी से लंबे समय तक ग्रस्त रहना मोर्बिडिटी कहलाता है। तो मोर्बिडिटी से ग्रस्त लोगों की संख्या कितनी है, ये सर्वे भी एनएसएसओ कंडक्ट करता है। मैटरनिटी, द इश्यूज रिलेटेड टू मैटरनिटी, मातृत्व से संबंधित इश्यू, मतलब कि कोई भी औरत अपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी प्रकार की उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका इफेक्ट अगर इन्फेंट के ऊपर भी पड़ रहा है, कभी कभी मैटरनल मोर्टिलिटी की शिकायत भी आने लगती है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज का सर्वे भी एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। चाइल्ड केयर, और जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, चाइल्ड है, उनकी कितनी केयर हो रही है, और केयर के मामले में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, केयर के मामले में कोई कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो इस संबंध में सर्वे भी एनएसएसओ कंडक्ट करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीब परिवारों को कम रेट पे अनाज वितरित किया जाता है, जिसको अन्नपूर्णा योजना बोलते हैं, और बुजुर्ग लोग जिसके कोई संतान नहीं है, उसकी वजह से बुजुर्ग ओल्ड एज में आने की वजह से वहाँ पर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने की वस्तुएं उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उनको भी पीडीएस के माध्यम से अनाज वितरित किया जाता है। तो इस टाइप से पीडीएस माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना जो कि गरीब परिवारों के लिए, अन्नपूर्णा योजना जो कि ओल्ड एज पर्सन के लिए होती है, उसमें अनाज वितरित किया जाता है। और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पहले, अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करते हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सभी लोगों को अनाज वितरित किया जाता था राशन कार्ड के माध्यम से। तो इस टाइप से ये जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में एनएसएसओ अपना सर्वे कंप्लीट करता है। डिफाइन सेंसस सर्वे क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा देनी है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सेंसस सर्वे, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यूनिवर्स और पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स इज टोटल आइटम्स अंडर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन सैंपल सर्वे क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। सैंपल सर्वे, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इज अप्लाइड टू द होल ग्रुप। सैंपल इज ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट,
it is best to use a census method while conducting a survey. सर्वे कंडक्ट करने में सेंसस मेथड कब सुटेबल होगा वो आपको बताना है. व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आपको सेंसस मेथड से सर्वे करना चाहिए. तो ये बात सुटेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है और आप सेंसस मेथड से सर्वे करने लगोगे तो इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा मनी भी वेस्ट होगा. तो आपको लार्ज पॉपुलेशन के लिए सेंसस मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए. द पॉपुलेशन इज स्मॉल, जब पॉपुलेशन जब कम है तब आप सेंसस मेथड से सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं. टाइम इज लिमिटेड टू कंडक्ट द सर्वे, सर्वे कंडक्ट करने के लिए टाइम आपके पास बहुत कम है, और फिर जब आप सेंसस मेथड से सर्वे करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और विद इन टाइम आपका कंप्लीट सर्वे नहीं होगा, तो ये मेथड सुटेबल नहीं होगा. चीपर मेथड इज नीडेड, जो मेथड सस्ता है तो सस्ता मेथड हमेशा सैम्पल मेथड होता है, क्योंकि आपको कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का सर्वे करना होता है. और एक्सपेंसिव मेथड जो होता है वो सेंसस मेथड होता है, तो चीपर मेथड नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है. और सेंसस सर्वे तभी सुटेबल होगा जब पॉपुलेशन स्मॉल होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री. कंट्री के पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है. सैम्पलिंग मेथड, दूसरा सेंसस मेथड, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा आइदर ए और बी. तो हमारे देश में पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करने के लिए सेंसस मेथड यूज में लाया जाता है, जो कि 10 साल में एक बार होता है. देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड्स. Question number 2, write a short note on sample survey organization. And question number 3, write a short note on census of India. There are 2 types of sampling. First, random sampling, and second, non-random sampling. Students, in our previous class we have studied that survey is conducted and the survey is of 2 types. That is census survey and sample survey. When we are going to conduct sample survey, then this process is sampling. अगर हम किसी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए कुछ सेलेक्टेड यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो एक प्रकार से सैंपल सर्वे होता है. मतलब हम सभी यूनिट्स की स्टडी नहीं करते हैं, इसके बजाय हम कुछ एक सेलेक्टेड यूनिट्स की स्टडी करेंगे ताकि हमारा सर्वे टाइम पे कंप्लीट हो जाए और सर्वे के अनुसार जो रिजल्ट आया है उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे लागू कर दें. तो इस टाइप का जो मेथड होता है वो सैंपल सर्वे मेथड होता है. और जब हम सैंपल ले रहे होते हैं तो सैंपल हमें किस टाइप से लेना है उसके 2 तरीके होते हैं. एक तो हम सब सैंपल ले रहे हैं तो रैंडम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं. तो सपोज टोटल पॉपुलेशन में 100 यूनिट है और 100 यूनिट का सर्वे करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम उसमें से कोई भी 10 सेलेक्टेड यूनिट का सर्वे करना चाहते हैं. तो जो 10 सेलेक्टेड यूनिट का सर्वे करेंगे, अब उनमें से 100 यूनिट में से कौन सी 10 यूनिट को लिया जाए और कौन सी 90 यूनिट को छोड़ा जाए, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है. तो कौन सी 10 यूनिट को लिया जाए यही हमारी सैम्पलिंग है. तो वो सैम्पलिंग रैंडम भी हो सकती है और नॉन रैंडम भी हो सकती है. अगर रैंडम होगी तो वो हमारा सर्वे अच्छा होगा, और अगर सैम्पलिंग नॉन रैंडम होगी तो हमारा सर्वे का रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं होगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग, it is a sampling method in which all the items have equal chance of being selected and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. तो रैंडम सैम्पलिंग में सभी आइटम्स को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन होने के लिए. तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड में हम देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से हमें किन किन यूनिट्स का सर्वे करना है. तो सर्वे के लिए जो यूनिट सेलेक्ट की जाएगी उनको सिलेक्शन
के लिए इक्वल चांस मिलेगा। मतलब अगर हमें 100 यूनिट में से 10 को सिलेक्ट करना है तो सभी को इक्वल चांस अगर देंगे तो वो रैंडम सैम्पलिंग होगी, और अगर सभी को इक्वल चांस नहीं मिलेगा तो वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। लॉटरी मेथड एक प्रकार से रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है। मान लीजिए हमें 100 यूनिट में से 10 यूनिट लेनी है जिसका कि हमें सर्वे करना है, तो फिर हम 100 पर्ची बनाएंगे। 100 पर्ची में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस टाइप से 100 नंबर लिखेंगे। अब रैंडमली उसमें से कोई भी 10 पर्ची निकालेंगे तो वो हमारा रैंडम सर्वे होगा, और जो 10 पर्ची में जो नंबर आता है उस यूनिट का हम सर्वे कर लेंगे। मान लीजिए नंबर 5, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 53, 56, 64, 99 इस टाइप से जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर का हम उन यूनिट्स का हम सर्वे कंडक्ट करेंगे, बाकी यूनिट्स का हम सर्वे कंडक्ट नहीं करेंगे। तो लॉटरी मेथड एक प्रकार का रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। इसी टाइप से रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए और कई मेथड यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि टिपेट टेबल होती है। टिपेट ने एक टेबल हमें दी, उस टेबल के माध्यम से भी हम सेलेक्टेड यूनिट्स को ले सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक कक्षा के 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों में से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है, जो कि वो 5 बच्चे किसी दूसरी स्कूल में अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे। मान लो वो रिप्रेजेंटेशन किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए है, और अब हमें उन 40 बच्चों में से कोई भी 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो एक तरीका तो यह है कि मैं मेरे 5 फेवरेट स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दूं, तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा, क्योंकि मेरे 5 फेवरेट स्टूडेंट को सिलेक्शन होने का मौका मिल जाएगा और बाकी 35 स्टूडेंट को सिलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। अब मैं 40 बच्चों की लॉटरी निकालूं कि 40 पर्ची बना दी और उसमें से सभी बच्चों के रोल नंबर लिख दिए, और फिर उनमें से रैंडमली हमने 5 पर्चियों का सिलेक्शन कर दिया, तो फिर वो रैंडम सैम्पलिंग होगी। जिसका रोल नंबर उस पर्ची में आएगा वो बच्चा आगे दूसरी स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा। तो इस टाइप से ये एक रैंडम सैम्पलिंग होगी। नेक्स्ट, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। So what is the non-random sampling? Non-random sampling, it is a sampling method in which all the items do not have an equal chance of being selected, and judgment of the investigator plays an important role. अगर सभी आइटम्स को सेलेक्ट होने का बराबर चांस अगर नहीं मिलता है तो वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी, और उसमें इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इन्वेस्टिगेटर जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसको सर्वे करना है, वो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार कुछ यूनिट को सिलेक्ट कर देगा, तो फिर वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। मान लो किसी व्यक्ति को किसी शहर में सभी लोगों का सर्वे करना है, तो उस सर्वे के लिए वो सैम्पलिंग मेथड यूज करता है। मतलब कि अगर उस शहर में टोटल मान लो 2000 फैमिली रहती है, तो 2000 फैमिलीज़ में से सैंपल सेलेक्ट करना है। 2000 फैमिलीज़ में से हमें सेलेक्टेड 100 फैमिलीज़ का सर्वे करना है। तो अब वो 100 फैमिलीज़ हम सर्वे करेंगे तो हमें सभी जगह से उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हर एरिया से हमें एक फैमिली लेनी पड़ेगी, हर कम्युनिटी से हमें एक फैमिली लेनी पड़ेगी, और इस टाइप से हर इनकम ग्रुप से हमें एक फैमिली लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अगर हम सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व देंगे तो वो हमारी एक प्रकार से रैंडम सैम्पलिंग होगी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी 100 फैमिली का सर्वे कर दे, मतलब कि उसकी नेबरहुड में जो 100 फैमिली है उसका सर्वे कर दे, तो हो सकता है वो ऐसी लोकेलिटी में रहता हो जहाँ पे सभी लोग गरीब हैं, तो फिर हमारा सर्वे का रिजल्ट सही नहीं होगा, क्योंकि सर्वे में गरीबी प्रदर्शित होगी। अगर वो मान लो किसी एफ्लुएंट सोसाइटी में रिच फैमिलीज़ के बीच में रहता है, रिच कॉलोनी में रहता है, तो और अपने आसपास की 100 फैमिली का सर्वे करेगा, तो सर्वे की रिपोर्ट में
ये आएगा कि वो शहर पूरा धनवान है। तो इस वजह से अगर वो अपनी सुविधा के अनुसार नेबरहुड में जो घर है उन्हीं में जाकर के सर्वे करता है तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। लेकिन शहर में से सभी जगह से एक एक फैमिली सेलेक्ट करता है, सभी वर्गों से एक एक फैमिली सेलेक्ट करता है, तो फिर वो रैंडम सैम्पलिंग होगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग से हमेशा अच्छा रिजल्ट निकलता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग से अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। तो पहली टाइप की एरर्स जो होती है वो सैम्पलिंग एरर्स होती है, और दूसरे टाइप्स की एरर्स जो होती है वो होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो इसके बारे में हम अब डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सैम्पलिंग एरर। सो व्हाट इज द सैम्पलिंग एरर? It is the difference between sample value and actual value of a characteristics of a population। पॉपुलेशन जिसका हम सर्वे कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। मान लो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे किया है, इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वे किया है, तो एक्चुअल वैल्यू तो वो होगी जब हम सभी यूनिट्स का सर्वे करते हैं और उसके अनुसार जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो होगा एक्चुअल रिजल्ट। और सैंपल वैल्यू वो होगी जो कि हमने पूरी सभी यूनिट का सर्वे करने के बजाय कुछ सिलेक्टेड यूनिट का सर्वे किया है, उसके अनुसार जो रिजल्ट निकलता है वो सैंपल वैल्यू होती है। तो सैंपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होगा वो सैम्पलिंग एरर होगी। और सैम्पलिंग एरर जो होगी वो सैंपल की वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि हमने सभी यूनिट का सर्वे करने के बजाय कुछ यूनिट्स का सर्वे किया है, सैंपल लेके सर्वे किया है। अगर सैंपल छोटा होगा तो सैम्पलिंग एरर हमेशा बड़ी होगी। अगर सैंपल को हमने बड़ा कर दिया, अगर हमने ज़्यादा बड़ा सैंपल लिया है तो सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज हो सकती है। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर। सो व्हाट इज द नॉन सैम्पलिंग एरर? वी विल डिस्कस नाउ। एरर्स दैट ऑकर एट द स्टेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा। दीज एरर्स आर मोर सीरियस देन सैम्पलिंग एरर्स। तो इस टाइप की एरर्स होती है, वो जो सैम्पलिंग एरर्स होती है वो डेटा कलेक्शन के टाइम में क्रिएट होती है। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से जो एरर्स आती है वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। वो सैंपल छोटा या बड़ा होने की वजह से नहीं होती है, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन के समय क्रिएट होती है। तो इस टाइप की जो एरर्स होती है वो ज़्यादा सीरियस होती है। सैम्पलिंग एरर कम सीरियस होती है और नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा सीरियस होती है। नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा सीरियस क्यों होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। दीज एरर्स आर मोर सीरियस देन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा सीरियस होती है क्योंकि अ सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज सैंपल। सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज करते हैं एक बड़ा सैंपल लेकर के। मान लीजिए कि हमें 100 यूनिट का सर्वे करना है, 100 यूनिट के बजाय हमने सिर्फ 10 यूनिट का सैंपल लेके सर्वे किया, तो एक्चुअल रिजल्ट और सैंपल के रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन हमने अगर सैंपल बड़ा ले लिया, मतलब 50 फैमिली का सर्वे कर दिया, तो फिर हमारा रिजल्ट और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। 50 फैमिली के बजाय हमने 100 में से 80 फैमिली का सर्वे कर दिया, तो फिर हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आने की संभावना होगी और हमारा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बिल्कुल करीब आएगा। तो इस टाइप से जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और सैंपल छोटा होने पर रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बड़ा सैंपल लेकर के। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर्स इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। बड़ा सैंपल लेकर के भी हम नॉन सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। So why the non-sampling errors created? Non-sampling errors are measurements errors. They are arise due to मेजरमेंट की वजह से। जब हम सर्वे करते हैं, कुछ उसका मेजरमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम उसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, तो उस समय कुछ एरर्स क्रिएट होती है, वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें हम कुछ कारण को डिस्कस करेंगे। एरर्स इन डेटा एक्विजिशन। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तब उसमें एरर हो सकती है,
हो सकता है हमें 56 लगा लिखने के बजाय हमने 65 लिख दिया, या फिर अगर मान लो किसी व्यक्ति ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर उसने किसी व्यक्ति ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम सही तरीके से नहीं समझ पाए, और फिर जब हमने डेटा रिकॉर्ड किया उस समय गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, तो इस टाइप से जो एरर क्रिएट होगी वो डेटा एक्विजिशन की वजह से होगी। नेग्लिजेंस, अगर मान लो जो इन्फॉर्मेंट है वो अपना सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए नेग्लिजेंसी बरतता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी सर्वे की रिपोर्ट के लिए वो डेटा प्रोवाइड करे हमें, और वो सही तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है, वो नेग्लिजेंसी बरतता है। मान लो हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट किया है तो वो हमने हमारे टेलीफोन को रिसीव नहीं करता है, और या फिर रिसीव कर दिया तो फिर उसने जैसे तैसे कोई भी आधी सही आधी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये नेग्लिजेंसी होगी। अगर हमने कोई क्वेश्चनेयर मेल के माध्यम से भेज दी, तो मेलिंग क्वेश्चनेयर के समय हम उससे हमने डेटा मांगा लेकिन टाइम से उसने कोई क्वेश्चनेयर हमें वापस सबमिट नहीं की, तो ये नेग्लिजेंसी की वजह से कुछ एरर्स क्रिएट होती है। लैक ऑफ नॉलेज, कभी कभार जब हम सर्वे करते हैं तो इन्फॉर्मेंट को उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इलिटरेट होता है और जो जानकारी हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में उसको खुद को ही बहुत सारी जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर हमें वो सही जानकारी नहीं दे पाता है। मान लो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वे कर रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं किसी फार्मर से कि आपके पिछले साल यहाँ पे कौन कौन सी फसल हुई थी, कितनी हुई थी, और उससे आपको कितनी इनकम रिसीव हुई थी, आपने कितना बैंक से लोन लिया था। तो अगर हम उसके बारे में अगर किसी इलिटरेट पर्सन को ये सब पूछेंगे तो उसको खुद को ही नहीं पता होगा कि उसने कौन कौन सी जगह से लोन लिया था, कितनी उसकी इनकम हुई थी, कितना उसका क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ था। तो उसके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारा सर्वे है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये इस टाइप से हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर क्रिएट होगी। नॉन रेस्पॉन्सिवनेस, कभी कभार अगर मान लो रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट हमें किसी प्रकार की का रेस्पॉन्स नहीं देता है, और रेस्पॉन्स नहीं देने की वजह से हमारा सर्वे इनकम्प्लीट रह जाता है, और इस वजह से भी सैम्पलिंग एरर, ये इस वजह से जो एरर क्रिएट होगी वो भी नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। तो इस टाइप से हमने देखा नॉन सैम्पलिंग एरर क्रिएट होने के कई तरीके होते हैं, कई कारण होते हैं, और उन कारणों को जानना ज़रूरी है, तभी हम नॉन सैम्पलिंग एरर को रोक सकते हैं। अभी हम सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने सबसे पहले सेंसस सर्वे किया, और सेंसस सर्वे में मान लो हमें 10 फैमिली का सर्वे करना है, तो 10 फैमिली की इनकम हमने यहाँ पे नोट कर ली। पहली फैमिली की इनकम 200, दूसरे फैमिली की इनकम 210, और इस टाइप से हमने उन 10 फैमिली की एवरेज इनकम जो कैलकुलेट की वो 290 आ गई। हमने सभी की इनकम जोड़ दी, फिर 10 से उसको डिवाइड किया, तो ये 290 उसकी एवरेज इनकम हमें रिसीव हुई। लेकिन जब हमने सैंपल लिया, तो सैंपल लेंगे तब टोटल 10 फैमिली का सर्वे नहीं करेंगे। हमने मान लो 5 लोगों का सैंपल लिया, तो 5 लोगों को जो इनका सैंपल लिया लॉटरी मेथड से लिया या फिर और किसी मेथड से हमने 5 लोगों का सर्वे कर लिया, उनके अनुसार जो रिजल्ट निकला उसका हमने टोटल किया, फिर 5 से डिवाइड किया, तो हमारी जो एवरेज इनकम आई वो 300 आई है। तो हम देख रहे हैं अगर मान लो अब ये सैंपल हमने 10 लोगों का 10 लोगों में से 5 को सिलेक्ट किया है, तो ये सैंपल 10 लोगों का सैंपल है, और 10 में से 5 लोगों को हमने लिया है, तो इसके ऊपर जो इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लागू होगा। सैंपल का जो निष्कर्ष निकलता है वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लागू होता है। तो अब एक्चुअल रिजल्ट में और सैंपल रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस 10 का डिफरेंस हो गया, 300 माइनस 290 करेंगे तो 10 का इसके अंदर जो डिफरेंस आ गया है वो हमारी सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर इस वजह से है क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट 290 आ रहा है और सैंपल रिजल्ट जो आ रहा है वो 300 आ रहा है, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमारी सैम्पलिंग एरर होती है। और नॉन सैम्पलिंग एरर जो होगी वो सैंपल की वजह से नहीं होगी, हम डेटा कलेक्ट करते वक्त और दूसरी प्रकार की एरर्स क्रिएट होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया नॉन रेस्पॉन्सिवनेस, लैक ऑफ नॉलेज, तो इनकी वजह से होगी, तो फिर वो नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। सो नाउ
we will discuss about some questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया है कि सभी यूनिट्स को सेलेक्ट होने का अगर इक्वल चांस मिलता है तो वो हमारी रैंडम सैम्पलिंग होती है. तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है. रैंडम सैम्पलिंग, इट इज ए सैम्पलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. Next question is that define sampling error. Sampling error क्या होती है उसको आपको define करना है. So sampling error, it is the difference between sample value and actual value of a characteristic of a population. What are the alternative name or names ऑफ रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग के अल्टरनेटिव नाम क्या हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? अगर एक है तो क्या हो सकता है और बहुत सारे नाम है तो क्या हो सकते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है. तो पहला इसके अंदर है चांस सैम्पलिंग. जिसको चांस मिलेगा वो सेलेक्ट होगा, जिसको चांस नहीं मिला वो सेलेक्ट नहीं होगा. तो किसी को भी चांस मिल सकता है, तो रैंडम सैम्पलिंग को हम चांस सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी जो होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब जिसको भी चांस, एक प्रकार का चांस है वो भी, तो प्रोबेबिलिटी किसी की भी हो सकती है. अगर हम सभी को इक्वल चांस देंगे तो सभी के लिए प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की बराबर होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हम उसको बोल सकते हैं. फिर लॉटरी सैम्पलिंग, लॉटरी सैम्पलिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से अगर हमने किसी को सेलेक्ट किया है तो वो हमारा सैंपल एक एक्यूरेट सैंपल होगा, तो वो रैंडम सैम्पलिंग होगी. तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर सभी मेथड जो है वो सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग के दूसरे नाम है. देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, यू शुड डू दैट, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सीरियस एंड वाई? कौन सी एरर ज़्यादा सीरियस होती है और क्यों होती है? तो दो एरर दी है, एक सैम्पलिंग एरर है, दूसरी नॉन सैम्पलिंग एरर है. क्वेश्चन नंबर 2, What are the causes of non-sampling error? Non-sampling error के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको आपको नोट करना है. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, तो उसको भी आपको डिस्कस करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. You are to stay at home and study at home so that you can get success in your life.